वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट और एक ट्रिक पर। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले तो ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कहाँ है। तो स्टूडेंट्स बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और आपको पता है बेंजीन के हर कार्बन पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पर से ये हाइड्रोजन अगर सब्स्टिट्यूट कर देता है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आया और यहाँ रिप्लेस हुआ H+। ऐसी रिएक्शंस क्या होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। तो पहले तो ये जान लीजिए कि मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों को देखना है कि कौन सी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और कौन सी नहीं है। तो देखिए दो एग्जांपल पर हम डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और मैं इसकी दो रिएक्शन कर रहा हूँ। मैं आपको रिएजेंट नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, आप कुछ नहीं जानते। और मैंने प्रोडक्ट बनाया, आपको प्रोडक्ट देख करके डिसाइड करना है। ये क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ OH और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ Cl, इस तरह से। तो ये दो रिएक्शंस देख के बताइए कि कौन सी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो आप लोगों को मैंने कहा था कंसेप्ट देखिए, ट्रिक क्या होगा, बेंजीन रिंग में से अगर H रिप्लेस होता है और कोई नई चीज़ आके जुड़ती है तो डेफिनेटली वो रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो इस केस में देखिए यहाँ से एक तो Cl लगा हुआ है और हर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। तो फर्स्ट रिएक्शन में देखिए यहाँ से H रिप्लेस हुआ है और क्या आया, Cl आया। तो डेफिनेटली Cl+ ने अटैक किया होगा और यहाँ से H निकला होगा। तो ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ESR रिएक्शन होगी। और नीचे वाले केस में देखिए यहाँ Cl ही डिस्कनेक्ट हुआ है, H डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, Cl की जगह OH आया है। तो Cl- के फॉर्म में निकला होगा और यहाँ पर OH- अटैक किया होगा। तो ये ESR रिएक्शन नहीं है। ESR रिएक्शन में तो क्या रिप्लेस होता है, H ही रिप्लेस होता है। यहाँ पर OH- Cl को रिप्लेस कर रहा है, तो इसलिए कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये एरोमेटिक है, इसलिए एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो पहली ट्रिक में आपने क्या सीखा कि जब H रिप्लेस होता है तो ही उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और अब इसके बाद में देखते हैं। अब देखिए बेंजीन रिंग है, अब कोई इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। आपने देखा होगा कि एल्कीन और एल्काइन, उनमें भी पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है, क्योंकि खुद पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए इन पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर सीधा जुड़ भी सकता था, एडिशन रिएक्शन भी हो सकती थी। जैसे आपने देखा कि एल्कीन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता है, ऐड होता है, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। एक पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए तो एडिशन रिएक्शन होती है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। लेकिन यहाँ पर एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं होती। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बेंजीन है इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो डीलोकलाइज फॉर्म में है और ये रिंग कैसी है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और हर कोई जानता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपैरेटिवली बहुत स्टेबल होते हैं। जब ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के एडिशन रिएक्शन शो करता है तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो फिर उस केस में क्या होगा, एरोमेटिसिटी मेंटेन रखने के लिए ये इससे जुड़ तो जाएगा, लेकिन एरोमेटिसिटी मेंटेन रखने के लिए फाइनली यहाँ से H रिप्लेस होगा और इलेक्ट्रोफाइल H की जगह जुड़ जाएगा और एडिशन की बजाय ये क्या शो करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। तो ये अच्छा कंसेप्ट है, आप लोगों को जान गए होंगे आप लोग कि इलेक्ट्रोफाइल आकर के एडिशन रिएक्शन शो क्यों नहीं करता। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एडिशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ तीन पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डीलोकलाइज्ड होने की वजह से, एरोमेटिक होने की वजह से एडिशन के बजाय ये क्या शो करते हैं, बेंजीन रिंग क्या शो करती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, न कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब हम मैकेनिज्म पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बेंजीन रिंग जो कि एरोमेटिक है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है इस पर, ठीक है, और हर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। जब इस पर इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है, और इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच क्यों करता है, इससे अट्रैक्ट हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जब इस पर अटैक करेगा, ये स्टेप फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करता है, एक पाई बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है और यहाँ पर एक H पहले से था और अब इलेक्ट्रोफाइल और जुड़ गया।
तो ये पाई बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डिस्कनेक्ट होकर इस तरफ मान लीजिए शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी और ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर आकर के जुड़ा, तो यहाँ पर क्या बना, पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटाइन, और बाकी के रिमेनिंग के पाई बॉन्ड एज इट इज़ रह गए। इस तरह के इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं एरेनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये रेजोनेंस की वजह से थोड़ा स्टेबलाइज है और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, चलिए देखते हैं। H पहले से था, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा, यहाँ पर प्लस चार्ज है और ये पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ दे। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको सेटिस्फाई करने के लिए इधर मूव कर जाएंगे और यहाँ पर इस कार्बन पर देख रहे हैं आप, अभी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये H और इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज़, और यहाँ पर डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, डबल बॉन्ड, और ये एज इट इज़ है। अगली कंडीशन में क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन को सेटिस्फाई करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और यहाँ पर इस कार्बन पर क्या होगा, कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा। यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये H और E एज इट इज़ है। इसके बाद में ये रेजोनेंस यहाँ तक चलेगा, तो इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड हम देखना चाहें तो क्या बनेगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होगा, यहाँ पर H और E, पॉजिटिव चार्ज देखिए इस कार्बन से लेकर के इस कार्बन तक घूम रहा है, तो यहाँ से मैं डॉट लगा रहा हूँ, डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ, इसका डीलोकलाइजेशन यहाँ तक पॉसिबल है, तो यहाँ लिख दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ से लेकर के और इस कार्बन तक कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये नॉन एरोमेटिक है, दिस इज नॉन एरोमेटिक, आपको याद रखना है नॉन एरोमेटिक। इसमें इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3, वरना एरोमेटिक कंपाउंड पर हर कार्बन पर क्या होता है, sp या sp2 हाइब्रिडेशन होता है, प्लेनरिटी होती है, यहाँ पर प्लेनरिटी लूज हो गई, इसलिए क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। और इस इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं एरेनियम आयन, एरेनियम आयन, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये इंटरमीडिएट बनता है। अब देखिए इंटरमीडिएट एरेनियम आयन बन चुका है जो कि नॉन एरोमेटिक है। अब स्टेप सेकंड में देखिए, ये एरेनियम आयन जो आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में देखा, यहाँ तक पहुँच चुका है ये। अब स्टेबिलिटी के लिए ये वापस एरोमेटिसिटी गेन करना चाहता है, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, H प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन इधर पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएंगे ताकि रेजोनेंस मेंटेन हो जाए, एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाए, और यहाँ से ये बनेगा प्रोडक्ट। रेजोनेंस के बाद में ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और पहले से ऑलरेडी 2 पाई बॉन्ड है, वापस एरोमेटिक हो गया, और इसके अंदर क्या रह गया, इलेक्ट्रोफाइल जो बाहर से आया था वो रह गया, और अब क्या रिप्लेस हो गया, इसमें H प्लस बाहर निकल गया। इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए, वापस बात करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है, क्यों अट्रैक्ट करता है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन से, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होता है, और एक एरेनियम आयन सिग्मा कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, एक इंटरमीडिएट बनता है। ये स्टेबलाइज तो हुआ है, किस वजह से, रेजोनेंस की वजह से, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है, और अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस आयन निकल जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल इस पर रह जाएगा। इस तरह से ये मैंने मैकेनिज्म डिस्कस की 2 स्टेप्स में। पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इंटरमीडिएट बनता है एरेनियम आयन, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, इससे H प्लस बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल अंदर रह जाएगा। ये 2 स्टेप्स में इसकी मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किए। अब बच्चों हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। तो शॉर्ट ट्रिक पर देखिए, अगर नॉर्मल बेंजीन है और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, वो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है, नाइट्रोनियम आयन हो सकता है, NO2 प्लस, क्या हो सकता है, Cl क्लोरोनियम आयन हो सकता है, कार्बोकेटाइन हो सकता है CH3 प्लस, एसाइल ग्रुप हो सकता है CH3CO प्लस। ये कब कैसे बनेंगे, SO3 हो सकता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो ये कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन होगा तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी एक H निकाल के आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है, अटैच करना है, ये इलेक्ट्रोफाइल। अब वो इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है, जैसे NO2 हुआ तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन, और यहाँ से क्या निकला होगा, H निकला होगा, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर बेंजीन पे पहले से कुछ ग्रुप लगे हुए हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसा करना है, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के, यानी अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, रेजोनेंस की वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब इसका रेजोनेंस बनाएंगे तो इसके ऑर्थो
और पैरा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो पर अप्रोच करेगा या फिर पैरा कंडीशन पर अप्रोच करेगा। तो दो तरह के प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। ये ग्रुप एज इट इज़ रहेगा, इसको आपको चेंज नहीं करना है। इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो से H रिप्लेस करेगा या फिर पैरा कंडीशन से H रिप्लेस करेगा। ये ग्रुप है और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल H रिप्लेस करेगा। वो इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, आपसे पूछेगा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो जनरली यहाँ पर दो कंडीशन होते हैं। ये ग्रुप या तो +R और +I इफेक्ट शो करता हो, तब तो हमेशा ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। याद रखिएगा, जब ये ग्रुप कैसा शो करता हो, कैसा इफेक्ट शो करता हो, +R और +I इफेक्ट शो करता हो, तो हमेशा ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर बनेगा। और अगर ये +R के साथ -I इफेक्ट शो करता हो, तो उस कंडीशन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा शो होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और तीसरे कंडीशन में देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बेंजीन पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, बाहर की तरफ खींचने वाला है, यानी -R नेचर का है। इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ विड्रॉ कर रहा है, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उस केस में क्या होगा, जब इसका रेजोनेंस देखेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, यानी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि सेम चार्ज की वजह से क्या फील करता है, रिपल्सन। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा चाहिए। यहाँ तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, कम। तो उस कंडीशन में ये मेटा पोजीशन पर अप्रोच करता है, और मेटा पोजीशन से किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर ग्रुप एज इट इज़ रखेंगे, और जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, बोलिए, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, बेंजीन से जुड़े हों, तो वो सब के सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर देने वाले हों वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। देखिए, मैं अब आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से बन सकते हैं। जब भी आपको रिएक्शन के साथ HNO3 और H2SO4 दिया हो, तो आप ऐसी कंडीशन में आप NO2 नाइट्रोनियम आयन को इलेक्ट्रोफाइल समझेंगे। इसकी मैकेनिज्म अलग है, वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस आप जब भी देखें कि बेंजीन रिंग के साथ HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन हो रही है एक साथ, तो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा नाइट्रोनियम आयन। Cl2 और FeCl3 एनहाइड्रस या Cl2 AlCl3 एनहाइड्रस जब भी रिएक्शन करेगा, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल होगा क्लोरोनियम आयन। अब क्लोरीन की जगह Br भी ले सकते हैं, तो ब्रोमोनियम आयन हो जाएगा। और यहाँ पर आप एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड RCl या CH3Cl लिया, तो यही FeCl3 या AlCl3 आप लेकर के रिएक्शन कराते हैं, FeCl3 या AlCl3 या कोई अदर लेविस एसिड, कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा। तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो कार्बोकेटाइन बनेगा, CH3+। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब 3 कार्बन या 3 से ज़्यादा का कोई कार्बोकेटाइन बनता है, तो आपको पता है कि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो प्लस वाला है, रीअरेंज होकर के बीच में आ जाएगा। तो ज़्यादा स्टेबल ये इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से ये रीअरेंजमेंट हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से ये वाला कार्बन जुड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये लिया होता CH3 CH2 CH2 Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, तो इस कंडीशन में Cl यहाँ से निकलता और प्लस चार्ज यहाँ पे आता, लेकिन ये कार्बन न जुड़ करके ये कार्बन जुड़ेगा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। और हम सब जानते हैं कि कार्बोकेटाइन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो ये वाला कार्बोकेटाइन शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाता, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने CH3COCl लिया और AlCl3 एनहाइड्रस या फिर FeCl3 एनहाइड्रस लिया, तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा CH3CO+। और आपने सिर्फ H2SO4 लिया, सिर्फ H2SO4 की रिएक्शन करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल SO3 जनरेट होता है। तो ये हमने इलेक्ट्रोफाइल देखे कि आपको याद रखना, इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा।